अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में चीफ जस्टिस काजी फाइसा एक बार फिर जाते जाते भी हुकूमत की मदद को आए हैं। इनफैक्ट सिर्फ हुकूमत नहीं, अपनी मदद को भी आए हैं और ये हम आपको आज बताएंगे। बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त हुई है और ये पेशरफ्त आइनी तरमीम से मुतल्लिक है, जिससे इल्ज़ाम लगाया जाता है, बल्कि कहा भी जाता है कि चीफ जस्टिस काजी फैसा का बराह रास्त मुफाद जुड़ा हुआ है। तो उसमें अब हुकूमत को जो मुश्किल पेश आ रही थी, चीफ जस्टिस काजी फैसा एक दफ़ा फिर मदद को आ गए हैं। हम आपको ये तमाम तफसील बताएंगे। बहुत ही अहम, तहलका खेज और दिलचस्प पेशरफ्त है। जी हाँ, आपको मालूम है कि जो पांचों हाई कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, पेशावर हाई कोर्ट में बुशरा गौहर साहिबा ने पिटिशन कर रखी थी, क्रेडिबल नाम वन ऑफ द कंट्री। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने पिटिशन की थी। अगेन एक बड़ा नाम थे, क्रेडिबल नाम थे। फिर आप आ जाइए सिंध हाई कोर्ट में जो सलाउद्दीन अहमद थे, वो थे लॉयर। और फिर इसी तरह जो लाहौर था, वहाँ पे मुख्तार साहब थे, वो भी एक एक्टिविस्ट हैं, वो उन्होंने पिटिशन की हुई थी। तो और इसी तरह बलूचिस्तान में जो पिटिशन की हुई थी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार की तरफ से बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के सदर अफजल साहब ने की हुई थी। और उसकी वजह भी ये थी कि बलूचिस्तान में सिविल सोसाइटी की तरफ से इसलिए पिटिशन नहीं आई थी कि वो वहाँ पर तो अगर कोई सिविल सोसाइटी का हो भी तो वो एजेंसियाँ उठा के ले जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का सदर होगा तो उसको हाथ नहीं डाल सकेंगे एजेंसियाँ, तो वहाँ पर इसलिए बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने खुद पिटिशन की थी। ये कलेक्टिव एफर्ट थी और इसके पीछे कलेक्टिव विजडम था मुल्क भर के क्रेडिबल पॉलिटिशियंस और वकला, जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है, जो मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जो आइन की सरबुलंदी चाहते हैं, जो अदालत में एजेंसियों की मुदाखलत है उससे अदालत को पाक देखना चाहते हैं, और जिन्होंने जिसे कहते हैं ना, आसमा जहांगीर मरहुमा की कब्र भी नहीं बेची हुई, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के बूटों में रख के। तो ये वो लोग नहीं है जिन्होंने ये पिटिशंस की थी, ये क्रेडिबल नाम थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर मौसूफ आबिद ज़ुबैरी साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन कर दी हुई थी, ठीक है। अब जो चीज़ें आगे बढ़ रही थी वो बड़ी दिलचस्प थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की पिटिशन मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने उस पर फैसला महफूज किया हुआ था और वो कह रही थी कि ये तो भी पार्लियामान के अगेंस्ट के हम जा सकते हैं कि नहीं, ये नहीं कि वो इस तरह के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सवाल उठा रही थी। लेकिन सबसे दिलचस्प सूरत हाल पेशावर हाई कोर्ट में डेवलप हो रही थी। पेशावर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ये पिटिशन सुनी, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम कर रहे थे और उनके साथ जस्टिस वकार अहमद थे। पेशावर हाई कोर्ट में एक नामवर जज जस्टिस वकार सेठ मरहूम भी गुजरे हैं, तो उन्हीं के नाम की लाज रखते थे जस्टिस वकार अहमद भी। तो बहरहाल इन दो जजेस ने पेशावर हाई कोर्ट में ये केस सुन के इन्होंने जो ऑर्डर किया उसमें इन्होंने कहा कि जिस पर लार्जर बेंच बनेगा, और ये लार्जर बेंच ने समाअत इस हफ्ते शुरू करनी है, इनफैक्ट ट्यूसडे से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन अब जाहिर बात है, हुकूमत को डर पड़ गया कि उन्होंने कहा कि यार अगर हम बिलफर्ज पीटीआई के लोगों को उठवा भी लें, उनकी किसी की बीवी, किसी की बहन, किसी की बेटी अगवा कर भी लें, तो हो सकता है आईनी तरमीम फिर भी ना करवा सके। पेशावर हाईकोर्ट से स्टे आ जाए कि आप 8 हफ्ते की जो मांगा गया था कि जी इतने बड़े काम वारदात डालने जा रहे हैं, ये मुल्क का आईनी ढांचा बदलने जा रहे हैं तबाही के नाम पर, तो और 25 करोड़ लोगों का मुफाद जुड़ा हुआ है, ये बुनियादी हकूक़ का मामला है। अगर अदलिया आज़ाद ना हो तो ठीक है, शख्सी आज़ादियाँ, हर किस्म की आज़ादियाँ कुछ नहीं जाए रियासत कहते होंगे, और वह भी एक ऐसी रियासत जो कि ड्रैकोला रियासत है, पाकिस्तान की दरिंदा रियासत है, जो अपने शहरी खा जाती है, जिसने अपने हज़ारों शहरी लापता किए हैं। आप बलूचिस्तान केपी जाए, कहाँ पर पंजाब जाए, मुदस्सिर नारू से लेकर तो कराची तक, कहाँ कहाँ तक लोग नहीं गायब। तो ऐसी रियासत को हम अदलिया के उसका जिसे कहते हैं वो गुलाम बनवा दें। तो उन्होंने कहा कि भाई 8 हफ्तों का वक्त लें, पूरे मुल्क में सिविल सोसाइटी की इनपुट लें, वकला की लें, अवाम की लें, पब्लिक में डिबेट करवाएं, पार्लियामान में डिबेट करवाएं, उसके बाद उन तजावीज़ की रोशनी में इस आईनी तरमीम को अगर किया भी जाना है तो उसको रिफाइन करके फिर पास करवाने के लिए पेश करें।
लेकिन अब 8 हफ्तों का मतलब था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाते, फिर तो अपनी उनको चीफ जस्टिस बनने से रोक सकते हैं, क्योंकि अभी जो आइन इस वक्त मौजूद है उसके मुताबिक हुकूमत नोटिफिकेशन ना भी करे तो 26 को हलफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं लेना है चीफ जस्टिस का। तो आपने तो उससे पहले पहले सारा गंदा खेल खेलना है, क्योंकि इसका तो बुनियादी मकसद ही चीफ जस्टिस काजी फैसला को एक नई जिंदगी देना है, उनको सुप्रीम कोर्ट से निकाल के फील्ड मार्शल बनाना है, अपने जजेस का और वफाकी आईनी अदालत लेके जाना है। ठीक है, तो अब वो हुकूमत को नजर आने लगा कि यार ये और कहीं से तो पता नहीं, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो शायद हमारी इस वारदात की राह में रुकावट नहीं बनेगी, लेकिन ये पेशावर हाई कोर्ट लगता है कुछ करने जा रही है, इन्होंने डीबी से लार्जर बेंच की तरफ मामला भेज दिया। अब फिर वो जो कहता है ना, वो फिर एक शख्स आता है रातों को जाग कर आता है, वो पता नहीं क्या वो गाना शाना था वो। ठीक है, और चीफ जस्टिस काजी फैसला तो हमारे आपको पता है, वो तो इस हुकूमत ने जहाँ पर फंसी उन्होंने कहा कि मैं आपको हल देता हूँ। ठीक है, तो वो तो हर जगह पर मदद को आते हैं। इस हुकूमत से पीटीआई कंट्रोल नहीं हो रही थी, इलेक्शन आईनी मुद्दत से डिले भी कर दिया, इंटरिम गवर्नमेंट की मुद्दत जो 3 माह की होनी थी वो 6 माह चला दी, सब कुछ कर लिया, फिर भी पीटीआई कंट्रोल नहीं हो रही थी। और फिर फैसल वाडा साहब को पता नहीं कहाँ से ख्वाब आ रहे थे कि पीटीआई के पास बल्ला नहीं होगा, और चीफ जस्टिस काजी फैसला ने आके कहा जी 13 जनवरी को ये लो बल्ला नहीं होगा पीटीआई के पास, बल्ले के बगैर पीटीआई जाएगी ताकि इलेक्शन में पीटीआई परफॉर्म ही ना कर सके। लेकिन वो पीटीआई के सपोर्टरों ने बाहर निकल के सारा बेड़ा गर्क कर दिया सारे मंसूबे का, उन्होंने इतने बड़े पैमाने पर निकल के वोट किए कि ये हुकूमत अकलियत में चली गई, इलेक्शन हार गई है, तमाम सियासी जमातें, पीटीआई लार्जेस्ट पार्टी बन गई बावजूद के वो इंडिपेंडेंट्स थे। फिर वो एक नया खेल शुरू हो गया जी, पीटीआई का कदम करार दे देंगे, बेचारे भागे भागे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। अच्छा जी, रिजर्व सीटें नहीं देंगे। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखें, मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फैसला ने अपने एक वो मजहबी बुनियादों को दिए फैसले की 3 दफ़ा प्रेस रिलीजें दे के वजाहतें की कि मैंने फैसले में असल में कहना क्या चाहा। यहाँ पे उनके 13 जनवरी के फैसले को जवाब बना के एक इलेक्शन चोरी किया जा रहा था। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो उस इलेक्शन को चोरी होने से बचाने के लिए अपने फैसले की वजाहत करते हैं कि मैंने कहीं नहीं कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद होंगे, सिर्फ इनके पास बैट का सिंबल नहीं होगा, कुछ और दे दें इनको। उन्होंने कहीं भी ये वजाहत नहीं की और वो एज इट इज़ जाने दिया, पूरे मुल्क का इलेक्शन चोरी हो गया। ठीक है, और बाद में भी फिर रिजर्व सीटें भी उनसे छीन के हुक्मरान इत्तेहाद को, जो इलेक्शन हार के माइनॉरिटी पार्टीज थी, उनको 2/3 अक्सरियत दिलवा दी गई पार्लियामान में। फिर वो 12 जुलाई हो गया, उन्होंने कहा ओहो ये तो रिजर्व सीटें हुकूमत से छिन गई हैं और ये तो फिर माइनॉरिटी में चली गई है। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको हल निकाल के तो 63 का फैसला रिवर्स करते हैं, आप उसके बाद पीटीआई के लोगों को अगवा करें, उनसे वोट करवा लें। वो कमेटी में गए, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुखालफत कर दी कि नहीं, अभी तो 63 का केस रिव्यू अभी नहीं लगेगा। उधर लड़ पड़े उनसे, फिर डेसेंटिंग पूरा एक नोट भी लिख मारा। ठीक है, फिर हुकूमत से आर्डिनेंस आता है, आर्डिनेंस वो कमेटी तोड़ता है, जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाला जाता है, जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन खान को डाला जाता है। ठीक है, और फिर वो 63A जस्टिस अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस काजी फैसला सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह बन के फिक्स करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जया अफरीदी को भी उस बेंच से निकालते हैं, खुद को उस बेंच में डालते हैं और वो फैसला रिवर्स करके देते हैं कि चलो अब शुरू हो जाओ। और अब क्या होता है, अब वो फिर मामला आगे बढ़ गया। अब वो हुकूमत ने, अब वो देखे ना, वो आज इस्लामाबाद में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी वाक़ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वाक़ है, उधर पीटीआई के एक एमएनए के भाई के घर रेड करके उनके नौकरों की मार मार के हशर नशर कर दिया कि क्योंकि जी वो एमएनए ढूंढ रहे हैं ताकि उसको अगवा करके वोट करवा सकें आईनी तरमीम के लिए, वो हाथ नहीं लगता। ठीक है, अब देखिए कि सूबाई हाई कोर्ट से चैलेंज दरपेश था कि मोस्ट लाइकली पेशावर हाई कोर्ट से इस आईनी तरमीम के ऊपर स्टे आ जाता कि आप पहले 8 हफ्ते डिबेट करवाएं, उसके बाद पार्लियामेंट में टेबल कीजिएगा। तो चीफ जस्टिस काजी फैसला ने कहा कि यार ये तो नहीं होगा, ये तो कोई हाई कोर्ट कर ही देगी। आप अंदाज़ा कीजिए, आपको पता है ये दरखास्त जब दायर हुई, ये आर्टिकल 184(3) के तहत दायर हुई दरखास्त है। ठीक है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए हुए आबिद ज़ुबैरी साहब, और इस दरखास्त पर रजिस्ट्रार ने एतराज़ात लगाए हुए हैं। एतराज़ात की हमेशा पहले चैम्बर हेयरिंग होती है,
जब चैम्बर हेयरिंग हो जाती है, अगर उसमें एतराज़ात हटा दिए जाएँ तो फिर भेजी जाती है कि आप इसको फिक्स कर सकते हैं ओपन कोर्ट में, उसकी कोई तारीख मुकर्रर कर दें। अगर ये एतराज़ात चैम्बर हेयरिंग होती तो फिर ये, और एतराज़ात अगर उसमें हट जाते तो फिर कमेटी को भेजी जाती, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है, कि आप इसको फिक्स करें। क्योंकि आर्टिकल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के आने के बाद आर्टिकल 184(3) के तहत जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर होंगी, बराह रास्त दायर होंगी या 100 नोटिस होंगे, उसका बेंच और उसकी तारीख प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी फिक्स करेगी, जिसमें 3 जजेज होंगे, चीफ जस्टिस काजी फैसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और अब वो दस्तखती जस्टिस मीनुद्दीन खान। ठीक है, लेकिन ये हाई कोर्ट में होता है कि एतराज़ात ओपन कोर्ट में सुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर हेयरिंग होती है रजिस्ट्रार के एतराज़ात पर। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसा ने कोई एतराज़ात चैम्बर हेयरिंग में फिक्स नहीं किए, एतराज़ात के साथ ओपन कोर्ट में पिटीशन फिक्स कर दी है, क्योंकि जल्दी इतनी है भाई। और 17 तारीख को फिक्स कर दिया है कि जो ही ये एससीओ की छुट्टियां खत्म होती हैं तो पहला वर्किंग डे जुमेरात बनता है 17 अक्टूबर को हम केस सुनेंगे, ताकि पेशावर हाई कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर ना कर दे कि वो फिर फंस जाए, और अगर ऑर्डर कर भी दिया होगा तो हम सुप्रीम कोर्ट से उसको उड़ा देंगे। ऐसे ही तासुर फिर जाता है ना, यही लगता है ना कि इतनी जल्दबाजी किस बात की है। फिर कहते हैं टाइमिंग, बार बार टाइमिंग क्यों मेंशन करते हो? तो भाई इसलिए मेंशन करते हैं। और इस केस से तो मौसूफ चीफ जस्टिस काजी फैसा का अपना मुफाद जुड़ा हुआ है कि अगर वफाकी आईनी अदालत बनती है तो सब कहते हैं कि इनको वहां पे लेके जाएंगे चीफ जस्टिस। हुकूमती साइड के लोग भी हमारे सामने ऑफ द रिकॉर्ड मानते हैं कि हमने चीफ जस्टिस काजी फैसा को वफाकी आईनी अदालत लेके जाना है, इनके बगैर तो वफाकी आईनी अदालत बनाने का फायदा ही नहीं है। इस आईनी तरमीम से जस्टिस नईम अख्तर अफगान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी मुफाद जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये आईनी तरमीम होती है तो अगर 5 जजेस का पैनल बन जाता है कि 5 मोस्ट सीनियर जजेस के नाम रहेंगे जिनमें से कोई चीफ जस्टिस बनेगा, तो वो फिर इन 2 के बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह को भूल जाइए चीफ जस्टिस बनने देंगे फिर, तो बैठे हुए जस्टिस नईम अख्तर अफगान अगर चीफ जस्टिस काजी फैसा कहते हैं कि अगर चले गए वफाकी आईनी अदालत वो बन गई अगर तो वो जस्टिस नईम अख्तर अफगान को साथ लेके जाएंगे, उनका भी फिर मुफाद इसका मतलब है जुड़ा हुआ है इससे। तो लाइक उस केस को सुनने खुद बैठ के, ठीक है, जिससे बराह रास्त मुफाद अब जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, उस केस को सुनने बैठ गए और कह रहे हैं जाते जाते भी मैं हुकूमत को रेस्क्यू करके जाऊंगा कि ये फंसे ना कहीं पे। और मैं आपको यही बताऊं कि कमरा अदालत में वी नो चीफ जस्टिस काजी फैसा क्या करेंगे। वो बड़े बड़े जैसे कहते हैं ना आंसू बहाएंगे, वो कहेंगे कि ओहो पार्लियामान से आप आइन साजी का हक छीनने आ गए। जो विल ऑफ द पीपल की नुमाइंदा है वो ये नहीं कहेंगे कि भाई उसने फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हुई हैं पार्लियामान ने, ठीक है, और ये अपनी इसकी लेजिटिमेसी अंडर क्वेश्चन है, और उस लेजिटिमेसी को बचाने के लिए कभी ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके रिटायर्ड जजेस के इलेक्शन ट्रिब्यूनल लगा रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कभी ये 63A का फैसला रिवर्स हो रहा है, कभी आर्डिनेंस जारी करके कमेटी तोड़वा रहे हैं, कभी ये मखसूस नशिस्तें माले गनीमत में लूट के लेके भाग जाते हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं, कभी ये कुछ कर रहे हैं, कभी आईनी तरमीम करवाने के लिए ये लोगों को अगवा कर रहे हैं। वो ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये तो उनको पता ही नहीं है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं है ये कैसा कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। हालांकि उनको लोगों के थंबनेल तक जुबानी याद है, लोगों के ट्वीट्स तक जुबानी याद है, इतना उनको ऑब्सेशन है सोशल मीडिया से। लेकिन यहाँ पर वो कहेंगे कि मुझे कुछ पता ही मुल्क में क्या हो रहा है। एक पार्लियामान है, उसका एहतराम करना है, कानून साजी उसका हक है, आइन साजी उसकी हक है, वो सुप्रीम है, हम उसको मानते हैं, हम उसके इख्तियार में मुदाखलत नहीं करेंगे। आपको आबिद ज़ुबैरी साहब बहुत शौक़ है कि आप मुखालफत करें इस आईनी तरमीम की, तो आप इलेक्शन लड़ें, लड़के चले जाएं पार्लियामान में, वहाँ पर फ्लोर ऑफ द हाउस पे जाके इसकी मुखालफत करें। हो सकता है आपके आर्गूमेंट से बाकी पार्लियामेंटेरियन मुत्तफिक हो जाएँ, वो आपके साथ मिल जाएँ और आप इस आईनी तरमीम को रोक लें। या हो सकता है कल कोई और हुकूमत आए, दोबारा इलेक्शन हो, तो वो वफाकी आईनी अदालत ख़त्म कर दे या वो आईनी तरमीम ख़त्म कर दे। तो ये तो पार्लियामान का हक है, वो विल ऑफ द पीपल के, ऐसे ऐसे वो वहाँ पे लॉजिक्स देंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ आप देखेंगे क्या है इस तरह के जाने से पहले मैं ही हर केस सुनूं जिसमें हुकूमत का मुफाद जुड़ा हुआ है, जहाँ पे हुकूमत फंसी हुई है, हुक्मरान इत्तेहाद फंसा हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है, तो वहाँ से मैं ही उनको निकाल के दूंगा। यानी कि आप
चीफ जस्टिस हैं, ये रेस्क्यू 1112 हैं जिसने हर जगह पर बचाना है इनको। लगा के बिठा में 17 को आप बैठेंगे और फिर कहेंगे कि ये ड्रम बीटिंग करते हैं ये सहाफ़ी, अब तो कोई सहाफ़ती अखलाकियात ही नहीं रही। तो भाई अपना भी कोड ऑफ कंडक्ट आप पढ़ लें जजेस का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको कितना पोलाइट होना चाहिए, आपकी ऑब्जर्वेशन किस किस्म की होनी चाहिए, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए कोर्ट रूम के अंदर, अपने और अपने से जुड़े हुए किसी के मफाद का केस भी नहीं आपको सुनना चाहिए। आप तो अपने सेक्रेटरी डॉक्टर मुश्ताक साहब के मामला फंसा हुआ है इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ पे जाके जो कुछ करते रहे और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लगा के जिस अंदाज में आपने यूनिवर्सिटियों का केस लगवाया हुआ, वो तमाम प्रॉक्सी मामला और उसके अंदर आपने जो कुछ कर रहे थे, वो सारे लेटर्स भी अब आ चुके हैं जो लिखे गए सऊदीज़ की तरफ से, दीगर की तरफ से सदर पाकिस्तान को, और वो ऑडियोज़ भी आ चुकी हैं कि उसमें आप क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर भी आप वो केस सुन रहे थे। तो आपके लिए तो मुफाद और सब कुछ, तो लगता है ये कोड ऑफ कंडक्ट ही बेमानी हो गया। अजीब है, मुझे हुए जा रहे हैं। ठीक है, एक पिटिशन के ऊपर एतराज़ात लगे हुए हैं रजिस्ट्रार की तरफ से, आप किसी के आगे चैम्बर हेयरिंग करवा देते कि वो एतराज़ात जायज़ थे कि नहीं, उसके बाद अगर वो फिर भी अप्रूव हो जाती तो फिर कमेटी में आ जाती। अब तो सवाल ये है कि वो कमेटी का इजलास कब हुआ जब ये, जिसमें ये तय पाया कि हमने ये केस फिक्स करना है, वो बताए ना वो कहाँ पर हुआ कि जिसमें तय पाया कि एतराज़ात के समेत ओपन कोर्ट में फिक्स करें। लेकिन हो गया, खैर अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके साथ है, जस्टिस मंसूर अली शाह तो खैर बैठ ही नहीं रहे कमेटी के अंदर, वो तो उसको आईन ही नहीं मानते उस कमेटी को। अब वो तो कहते हैं फुल कोर्ट बुलाएं, उसमें बैठ के पहले डिस्कस करें, एक लकूना है उसको पहले डिस्कस करें, उसके बाद बैठ जाएंगे। लेकिन वो अब बैठेंगे नहीं जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ बैठ के, आप फिर जो मर्जी केस लगा लें अब तो। लेकिन बस ठीक है, पाकिस्तान माशाल्लाह इसी तरह तरक्की करेगा, इसी तरह जिसे कहते हैं ना वो, यही चिराग जलेंगे तो अंधेरा होगा। तो ठीक है, मौज करें, और बहुत मज़ा आ रहा है। और फिर लोग कहते हैं तनकीद क्यों करते हो, वो देखो रिटायर होकर घर जा रहे हैं, तुम लोग क्यों कहते थे कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। भाई सब कुछ तो उन्होंने किया एक्सटेंशन लेने के लिए, इस हद तक तो वो गए हुए हैं, और क्या हम कैसे आपको साबित करें कि वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे या वफाकी आईनी अदालत जाना चाहते हैं, और इससे ज़्यादा क्या आपको दिखाएं करके। वो अभी भी जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, जिनकी कहीं ना कहीं से मंथली लगी हुई है, जुज़ वक्ती तहकीकाती साफ़ियों को स्क्रीनें बांट दी गई हैं, हड्डियाँ डाली गई हुई हैं, वो लगे हुए हैं वहाँ पर बैठ के दिफा कर दें। और जैसे तैसे हमारी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी भी आजकल की, हमारे बहुत से सो कॉल्ड लिबरल्स जो पिछले दौर में बड़ी सिविलियन सुप्रीमेसी की बातें करते थे, आज वो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट बने बैठे हैं। खैर, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।